तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई बार टीवी पर, न्यूज़ चैनल में, अखबारों में, या मेरे ही जरिए, मेरी जुबानी बहुत बार मैं कहानी में दोहरा चुका हूँ कि कत्ल की साजिश रची गई, कत्ल की प्लानिंग हुई, ऐसे प्लानिंग हुई, ऐसे साजिश रची गई, उसके बाद कत्ल हुआ। मुझे लगता है कि आप में से कोई शायद ही ऐसा हो जिसने ये ना सुना हो। लेकिन एक सवाल आता है मन में, किसी मर्डर की प्लानिंग कैसे होती है? किसी कत्ले की साजिश कैसे बुनी जाती है? साजिश करने वाले आपस में क्या बातें करते होंगे? साजिश करने के लिए जब वो बैठते होंगे, वो जगह कौन सी होगी? उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? उनके चेहरे का हाव भाव क्या होगा? अगर दो लोग कहीं बैठकर एक मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके चेहरे को देख कर क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है? ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आता है। आज इन्हीं साजिशी सवालों के जवाब आपको लाइव दिखाऊंगा, फ्रेम दर फ्रेम। एक कत्ल की प्लानिंग, एक मर्डर की प्लानिंग, एक पूरी साजिश, और उस साजिश को कैसे रची गई। साजिश रचने के दौरान साजिश रचने वाले दो जो कातिल बनने जा रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, ये सारी चीज़ें फ्रेम दर फ्रेम पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी कहानी पर आऊँगा आगे की। जो केतन है, उसकी मौत से ठीक 17 घंटे पहले केतन की मौत पर आखिरी मुहर लगाई गई थी, और आखिरी प्लानिंग 17 घंटे पहले हुई थी। ये पुणे शहर का एक कैफ़े है, और इस कैफ़े में अगर आप अंदर जाएंगे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक सीसीटीवी कैमरे से कहानी शुरू होती है। अगर आप देखेंगे, तारीख है उस पर 17 जून, यानी केतन की मौत से एक दिन पहले। घड़ी में वक्त हुआ है 4:32-33 4:32-33 का टाइम है, बल्कि ठीक 32 मिनट कुछ सेकेंड। कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कहानी के दो कैरेक्टर हैं। फ्रेम में 4:32 पर एक लड़की जिसने आसमानी रंग की टी शर्ट, ब्लू ट्राउजर और चप्पल पहना हुआ है, फ्रेम में एंटर करती है। उसके ठीक पीछे कुछ दूरी पर उसके बाद एक लड़का एंटर करता है, धारीदार टी शर्ट पहने हुआ है, ब्लू जीन्स पहने हुआ, वो भी चप्पल में। अब ये दोनों कैफे के बाहर इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए, उसके बाद अंदर आते हैं। अब फ्रेम बदल जाता है, नेक्स्ट फ्रेम आता है। दूसरे फ्रेम में आप देखेंगे तो कैफे के अंदर 3 लोग बैठे नजर आएंगे। उसके बाद अचानक वही लड़की जो चप्पल में है, आसमानी रंग की टी शर्ट में है और ब्लू ट्राउजर में है, वो दाखिल होती है। ये लड़की कोई और नहीं, सिया है, और सिया के ठीक पीछे अब वही लड़का दाखिल होता है, और ये लड़का कोई और नहीं, चेतन है। अब ये दोनों अंदर दाखिल हुए, इसके बाद फिर से फ्रेम बदलता है। अब दोनों एक काउंटर पर खड़े हैं। काउंटर पर इनके हाथ में, जो चेतन है उसके हाथ में एक मेन्यू कार्ड है। वो मेन्यू कार्ड देखता है, सिया से कुछ पूछता है, फिर मोबाइल निकालता है, स्कैनर से पेमेंट करता है, शायद ये अपना ऑर्डर दे चुका। इसके बाद यहाँ पे ये फ्रेम ख़त्म। अब दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर फ्रेम बदलता है। अब दोनों इसी कैफ़े के बाहरी हिस्से में आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वहाँ कुछ टेबल कुर्सियाँ पड़ी हैं। दोनों आसपास देखते हैं, शायद अपने बैठने के लिए चेयर ढूंढ रहे थे कि किस टेबल पर बैठे। फिर सामने की तरफ दोनों एक साथ बढ़ते हैं और वहाँ जाकर दोनों बैठ जाते हैं। अब सिया और चेतन टेबल पर बैठे हैं, बातचीत चल रही है। कैफ़े के अंदर एंट्री करने से लेकर इस टेबल पर आने तक करीब 4 मिनट लगा था इन दोनों को। 35 से 36, सब शाम के 4:35-36 हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही जो ऑर्डर दिया है इन्होंने, वो ऑर्डर एक कैफ़े का स्टाफ उनको दे जाता है। अब दोनों की बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद अचानक सिया अपने दोनों पैर चप्पल उतारती है और कुर्सी पर रख लेती है। चेतन अपनी कुर्सी को और करीब ले जाता है। अब दोनों बिल्कुल करीब होकर बात कर रहे हैं। इसी दौरान में एक बार ऐसा होता है जब दोनों की पीठ कैमरे की तरफ होती है और दोनों झुके हुए हैं और मोबाइल में कुछ देख रहे हैं।
इस वक्त जो ये दोनों मोबाइल में देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है। मोबाइल में यूट्यूब पे एक वीडियो खोला है और इस वीडियो में लोहगढ़ किले का जो वीडियो है, जो तस्वीर है, वो दोनों देख रहे हैं। ये हमें कैसे पता, ये आगे बताऊंगा। तो उस वक्त दोनों, अब सिया और चेतन उसी लोहगढ़ का वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। इसी दौरान में सिया का कि शायद फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाती है, फिर वापस रख देती है। फिर इनकी लंबी बातचीत चल रही है। ये जो पूरी बातचीत चल रही है, ये केतन के मर्डर की प्लानिंग की बातचीत चल रही है और ये आप लाइव देख रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो है नहीं, इसलिए इनकी बातचीत सुना नहीं सकता, लेकिन ये उसी कत्ल की प्लानिंग कैसे, आप ही पूछ सकते हैं कि भाई ये तो दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और भी बात कर सकते हैं, आशिकी की बात कर रहे होंगे, केतन के मर्डर की प्लानिंग की बात कैसे कर रहे हैं, ये भी आपको आगे बताऊंगा। खैर, इनकी बातचीत चली लंबी, करीब 45 मिनट तक इस टेबल और कुर्सी पर दोनों बैठकर ये बातचीत करते हैं। बातचीत लगता है खत्म, प्लानिंग शायद पूरी हो गई, हर कदम की तैयारी कर ली गई। इसके बाद अचानक दोनों खड़े होते हैं। सिया और चेतन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर दोनों गले लगते हैं। सिया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। फिर उसी अंदाज में अब दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, फिर से सिया का फ़ोन बजता है। सिया फ़ोन उठाती है, कान में लगाती है और उसी फ़ोन के साथ अब फ्रेम बदलता है और अब ये कैफ़े के बाहर आ चुके हैं जहाँ से एंट्री मारी थी। सिया के कान पर अब भी मोबाइल है और फिर ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। जब ये दोनों वहाँ से निकले तब घड़ी में वक्त हुआ था शाम के 5:20। 17 जून 1720। अगर इस टाइम को आप केतन की मौत के टाइम के साथ जोड़ें तो केतन को सुबह 10:30 के आसपास धक्का दिया गया था। 5:20 पर ये दोनों निकले, यानी इसके 17 घंटे बाद केतन का कत्ल हुआ। अब सवाल यही है जो दो पूछा कि आप में से कोई भी पूछ सकता है कि दोनों इस कैफे में साजिश बुनने के लिए आए थे, कत्ल की प्लानिंग करने आए थे, मोबाइल में किले का वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर, ये कैसे पता? तो उससे पहला सवाल तो यही मन में आना चाहिए कि ये 17 तारीख को इस कैफे में आए, ये कैसे पता? तो यही कहानी है। जब इन दोनों से पूछताछ हुई, क्योंकि ये पुलिस हिरासत में है, तो पुलिस ने उनसे पूछा। इस दौरान में पुलिस लगातार इन दोनों के मोबाइल का कॉल डिटेल, लोकेशन सब खंगाल रही थी, या इनके मोबाइल से किस किस को पेमेंट किया गया। तभी जब सिया के मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी 17 और 18 जून की, तो पुलिस को एक बार उसका लोकेशन मिला इसी कैफ़े का, पुणे के। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम इस कैफ़े में क्यों गए थे, और इत्तेफाक से उसी वक्त चेतन के मोबाइल से एक पेमेंट हुआ था इसी कैफ़े में, जो उसने ऑर्डर दिया मोबाइल पर, वीडियो में साफ दिख भी रहा है। तब इन्होंने बताया कि ये दोनों 17 जून की शाम उसी कैफ़े में गए थे और उसी कैफ़े में बैठकर इन्होंने आखिरी प्लानिंग की थी। इसके बाद वो फिर शाम और पूरी रात नहीं मिले थे, अगले ही दिन मिले थे। पुलिस ने जब सिया के मोबाइल को चेक किया, उसकी जो उसने सर्च किया था सोशल मीडिया, जब उसमें गई तो वही टाइमिंग थी 4:32 से 5:20 के दरमियान उसने लोहगढ़ फोर्ट को यूट्यूब पे सर्च किया था, तो वहाँ से वो मिला। तब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम दोनों कैफ़े में क्यों गए और ये लोहगढ़ किला बैठकर कैफ़े में क्यों देख रहे थे? तब इन दोनों ने बताया कि असल में हम मिल नहीं पा रहे थे। एक तो जब से सगाई हुई और भी मुश्किल, शहर में कोई भी जानकार, तो कि दोनों परिवार बड़े बिजनेसमैन, कोई भी देख लेता, तो इसलिए मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये था कि फाइनल प्लानिंग करनी है, क्योंकि 14 जून को नाकाम हो गया था पहला जो केतन को मारना था, तो किसी ऐसी जगह, इसीलिए उन्होंने शहर से थोड़ी दूर इस कैफ़े को चुना और यहाँ बैठकर कत्ल की आखिरी प्लानिंग करनी थी कि सुबह कौन कैसे जाएगा, वहाँ कैसे होगा, तुम पीछे कब आओगे। और यहाँ तक कि दोनों ने इशारों में बात करने की भी बात की थी कि एक मैं ख़ास इशारा करूँगी तो तुम चल पड़ना, एक ख़ास इशारा करूँगी तो रुक पड़ना। तो ये सारी प्लानिंग वही हुई और इसी प्लानिंग के 17 घंटे के बाद केतन का कत्ल हुआ। तो ये सीसीटीवी फुटेज उस प्लानिंग का, जो शुरू में मैंने कहा था कि एक लाइव प्लानिंग, कत्ल करने वाला कैसे करता है, क्या चलता है, कैसी बातें करता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। और फिर एक सवाल का जवाब भी मिल गया।
अगर आप देखेंगे इसमें सिया जिस तरीके से आई, सिया जिस तरीके से मुस्कुराई और जिस तरीके से गले लगकर गई, चेहरे पे कहीं से ये पता ही नहीं चल रहा कि मतलब ये दोनों यहाँ एक कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कत्ल जो अगले कुछ घंटों बाद होना है, और वो भी कत्ल अपने ही मंगेतर का। मतलब आज एक मर्डर की प्लानिंग खुशी खुशी, क्या करें, अजीब लग रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। चेहरे से कोई हाव भाव नहीं। इसको देखकर कौन पता कर सकता है कि ये दो लोग यहाँ बैठे थे कैफे में, ये एक मर्डर की प्लानिंग करने के लिए आए थे? कुछ सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कब क्या किसके दिमाग में चल रहा है, क्या बातें कर रहा है, ये सिर्फ उसके कपड़ों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी चाल से, उसके चेहरे से, उसकी मुस्कुराहट से या उदासी से या गुस्से से कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ये वीडियो इस बात का सबूत है। तो आइंदा कभी किसी कत्ल की प्लानिंग और साजिश की बात हो तो समझ जाइएगा किसी तरीके से प्लानिंग होती है जिसके बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा। तो ये तो रहा कहानी का पहला पार्ट। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पुणे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम है, और ये वही खाई है और ये वही जगह है जहाँ पर केतन की बॉडी मिली थी। यहाँ से एक शख्स ऊपर की तरफ इशारा भी कर रहा है। 340 फीट गहरी ये खाई है जहाँ से धक्का दिया गया था। असल में पुणे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम कल यानी कि वेडनेसडे को यहाँ पहुँची थी इन्वेस्टिगेशन करने। अब आप कहेंगे क्यों? तो दो वजह है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस को ये पता करना है कि केतन को ऊपर से धक्का दिया गया था या केतन एक्सीडेंटली फिसल गया। अब ये पता कैसे लगाया जाएगा? तो बड़ा आसान है। एक शख्स जो किसी ऊंचाई से गलती से बैलेंस बिगड़ जाए या फिसल जाए तो नीचे कितनी दूरी पर गिरेगा? उस पहाड़ी या उस चीज़ की जो बुनियाद है उससे। और एक शख्स जिसे धक्का दिया गया वो कितनी दूरी पर गिरेगा? इसको आसान जुबान में समझिए कि एक शख्स एज पे खड़ा है किनारे बिल्कुल खाई के, और बैलेंस बिगड़ा तो वो गिरेगा तो उसी के बराबर बराबर गिरेगा जो पहाड़ी का दामन साथ जा रहा। पहाड़ी के दामन में बिल्कुल उसके में गैप ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन एक शख्स को अगर जोर से धक्का दिया गया तो गिरने का गैप ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें फॉरेंसिक जांच में पता चलती। इसीलिए फॉरेंसिक की टीम पहले वहाँ पहुँची जहाँ पे बॉडी मिली, और उसने देखा कि यहाँ से उस पहाड़ी का दामन जो है वो कितनी दूरी पर है। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि धक्का दिया गया था या फिसल कर मौत हुई। इसके बाद फिर यहाँ नीचे मुआयना करने के बाद खुद एसपी भी थे पुणे के। फॉरेंसिक की टीम अब चढ़ाई चढ़नी थी, नीचे तो आ गए। अब ऊपर पहुँचते पहुँचते सूरज डूबने लगा, अंधेरा हो गया। अब ये जो पुलिस वालों का फॉरेंसिक टीम का आप काफिला देख रहे हैं टॉर्च की रोशनी में, ये लोग उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां से धक्का दिया गया। हमारे रिपोर्टर ओमकार वाबले भी इनके साथ साथ थे और ये साथ साथ चल रहे थे। इसी दौरान चलते चलते ओमकार ने जो एसपी साहब हैं उनसे बात भी की। मुझे लगता है वो बातचीत आपको भी सुननी चाहिए, तो सुनिए। देखिए, अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की कहानी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में। और वो प्रोसेस आयोग ने की है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज की बॉडी मिली थी, वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की कहानी चल रही है अभी। इससे पहले टेक्निकल एविडेंसेस से सीडीआर थे, वो सब कंसिडर किए गए। अभी और कौन सी चीजें हैं जो मौका वारदात से अभी आपको सामने आ रही है? देखिए, अभी ये टीम है हमारे साथ, फोरेंसिक टीम हमारी है, वो जहाँ पे भी हमें जो पहाड़ी करनी है वो बारकाई से की जा रही है। तो ये तहकीकात का मैटर है, इस पे अभी कमेंट करना योग्य नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि तपास में ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो कवर होना चाहिए, वो सब जो अलग अलग टीम है, फोरेंसिक की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है या डिटेक्शन टीम है, वो उस हिसाब से काम कर रही है। थैंक यू।
एक आखिरी सवाल सर, शुरू में तो एक्सीडेंटल डेथ था, बाद में आपकी टीम ने इस पे अच्छा काम किया, इसकी वजह से ये सामने आया कि ये मर्डर है। अब जब दोनों अक्यूज आपकी हिरासत में है, कौन कौन सी चीजें सामने आ रही है, क्या उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं या कौन सी चीजें जो रिमांड में अहम है? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मीडिया को माहिती दी गई है, आप भी उस दिन वहीं पे थे। तो जिस हिसाब से घटना हुई है कि पहले वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना, यहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है इस सब घटनाओं के बीच, वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू। तो सुना आपने। अब इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है उस जगह पर जहां पर 18 जून की सुबह केतन खड़ा था और सिया और चेतन ने उसे धक्का मारा था। बाकायदा फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से तस्वीरें ली, वहाँ से ऊंचाई देखी, वहाँ से इस बात को भी पता करने की कोशिश की कि जो बॉडी मिली कितनी दूरी पर थी, धक्का मारने से मौत हुई या फिर फिसलने से मौत हुई। तो रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में ये पूरा काफिला उस कत्ल की तफ्तीश करने इस ऊंचाई पर पहुंचा था जो इस वक्त सुर्खियों में, कि 20 साल की एक लड़की का दिमाग इतना शातिर कैसे हो सकता है जो बड़े बड़े पेशेवर अपराधी को भी पीछे छोड़ दे। तो ये तफ्तीश भी आपने देख ली। इस बीच पुलिस इंट्रोगेशन में, चूंकि पुलिस कस्टडी में है दोनों, सिया ने एक बात बताई। उसने कहा कि जो केतन का परिवार है उसके परिवार को वो लोग जानते थे। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने आखिर एंगेजमेंट के बाद कत्ल क्यों नहीं किया, अगर मतलब कत्ल क्यों किया, अगर शादी नहीं करनी थी तो एंगेजमेंट ही मत करती। उसने कहा कि मैं शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, पर मेरे फैमिली वाले जिद पर अड़े थे कि तुम्हारी शादी केतन से होगी और केतन का परिवार अच्छा है, केतन अच्छा लड़का है, पर मैं नहीं चाहती थी। पुलिस ने पूछा तो मना कर देती। उसने कहा परिवार वालों ने मुझ पर दबाव डाला, बार बार यही कहा कि इससे बेहतर कोई परिवार और फैमिली नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर लड़का है। तो पुलिस ने यह भी कहा कि तुम साफ इनकार कर देती, धमकी दे देती कि भाग जाऊंगी, किसी और से करूंगी। उसने कहा नहीं, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बुआ और कुछ और रिश्तेदारों से ही बोला, अपनी माँ को भी बोला, पापा को नहीं बताया था, बट वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और इसीलिए मैंने फिर सगाई कर ली, ये सोचकर कि सगाई से शादी के बीच में काफ़ी वक्त होगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसने ये भी कहा कि सगाई के वक्त उसे ये आइडिया नहीं था कि केतन को मारना है, ये बाद में ख्याल आया। तो मर्जी के खिलाफ शादी हुई, ये बात सिया ने बताई। दूसरी तरफ चेतन के पिता ने यह कहा कि उन्होंने पहली बार सिया का नाम पुलिस स्टेशन में सुना जब चेतन और सिया की गिरफ्तारी हुई और पुलिस वालों का फ़ोन आया और वो गए, तो दोनों आमने सामने बैठे थे, सिया और चेतन। तो चेतन के पिता का ये दावा है कि मैंने जब चेतन से पूछा तो उसने कहा कि मैंने केतन को धक्का नहीं मारा, जब केतन को धक्का मारा तब मैं कुछ दूरी पर था, सिया उसके करीब थी, सिया ने धक्का मारा। और चेतन के फादर का यह भी कहना था कि वो उस वक्त वहीं मौजूद थे, दोनों आमने सामने थे। वो क्यों गया तो देखो, अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपना को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं बताया। कुछ मालूम नहीं। नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल मालूम पड़ा। चेतन एक क्रिकेटर है और 22 साल की उम्र है और कहते हैं कि पुणे में लोकल लेवल पे बहुत अच्छा, मतलब उसका क्रिकेट के फील्ड में नाम है, बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीत रखे हैं, बहुत सारे मैन ऑफ द मैच जीत रखे हैं। लेकिन चेतन के घर वालों को पता नहीं था कि सिया और चेतन का क्या रिश्ता है। हालांकि वो मना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो पहली बार नाम ही सुना वहाँ थाने में और उससे पहले हमें पता नहीं था। लेकिन चेतन और सिया के रिश्तों पर जितने लोगों को अब तक जो सवाल था, इस कैफ़े की सीसीटीवी तस्वीर ने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया
कि इन दोनों में रिश्ता था, दोनों दोस्त थे, और जिस तरीके से दोनों कैफे में मिले थे उससे भी साबित हो गया। अब पुलिस इन दोनों से और पूछताछ कर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि जो भी अभी इंट्रोगेशन है, सब कुछ है, एक पुख्ता केस तैयार किया जाए। क्योंकि एक चीज़ आप लोग याद रखिए, अभी सारी बातें, सारी चीज़ें बेशक सिया और चेतन के खिलाफ हैं, लेकिन एक चश्मदीद कोई नहीं है जिसने केतन को धक्का मारते हुए सिया या चेतन ने दिया हो जो धक्का देखा हो। और अगर हमारी अदालतों में आपको पता है वकील साहब ढंग के मिल गए तो फिर एक्सीडेंट और मर्डर के बीच का जो बारीक सा फर्क है कैसे दूर होता है या हो सकता है, आप लोग भी जानते हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही 11 महीने पहले, मई का महीना था, ये जून का है, सोनम 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 हर जगह सुर्खियों में था। हम सभी ने कितनी कहानियां सुनाई, कितने शोज किए, लेकिन साल भर भी नहीं हुआ सोनम की गिरफ्तारी को जमानत मिल गई। आपको पता है कि राजा रघुवंशी के कत्ल से जितने भी लोग जुड़े थे, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे वो सुपारी किलर हो या फिर खुद सोनम हो या उसका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी जेल में नहीं है, सब जमानत पर बाहर है। वो केस जो पूरे देश की सुर्खियां थी, जिसके बारे में ये था कि पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी, 9 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 9 महीने, हाँ बल्कि 9 ही महीने, 8 या 9 महीने में सोनम बाहर आई है। और सोनम इस वक्त भी शिलोंग में है। सारी चीज़ें क्लियर थी। हनीमून पर गई, हनीमून पर प्लान किया, हनीमून पर मर्डर किया, जमानत पे बाहर है। तो फिर क्या गारंटी है कि आने वाले 8-9 महीने में सिया और चेतन भी जमानत पर बाहर नहीं होंगे, और उसके बाद केस का क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो इसीलिए इस वक्त पुणे पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो एक ऐसा पुख्ता केस तैयार करे जिसमें न सिर्फ सज़ा हो बल्कि जमानत भी ना मिले। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।